ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 4 मार्च, तो हम लोग आज 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ पे करेंगे? गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा बिहार स्पेशल। देखिए, अब बिहार का बजट, तो ये तो खैर मैंने कल भी इसके बारे में बात किया था कि अभी 28 फरवरी को बिहार में बजट पेश हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या बजट में तय किया गया है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा। तो थोड़ा बजट सेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना। तो अभी 28 फरवरी को बिहार ने अपना 17वां बजट पेश किया है, ठीक है ना। बिहार ने अपना 17वां बजट पेश किया है। किसने पेश किया है? तो हमारे वित्त मंत्री तारकिशोर ने ये किया है। तारकिशोर सिंह ने प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके बारे में और सुन लेते हैं। तो बिहार का पहला बजट 16 मई 52 को आया था। कब आया था भाई? 16 मई 1952 में बिहार का पहला बजट आया था। और उस वक्त के जो हमारे वित्त मंत्री थे वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह उस वक्त के हमारे वित्त मंत्री थे। और उस वक्त ये कुल बजट 30 करोड़ का था भाई। उस वक्त ये कुल बजट 30 करोड़ का था और साथ में हम लोग 2 करोड़ के घाटे में भी थे। तो अन्य संकट का सामना कर रहे बिहार ने 1948 में 1948 से 1952 तक अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन चलाया था। मतलब बिहार में भी एक ऐसा आंदोलन चल चुका है जहाँ की खेती के ऊपर ध्यान दिया गया है। कौन कहा था भाई? अधिक अन्न उपजाऊ बिहार में भी ये चलाया जा चुका है। बस इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं। तो पटना में समाज सुधार अधिनियम, पटना में समाज सुधार अभियान, ये क्या है भाई? तो देखिए, जो पटना बोल रहा हूँ, जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन तथा बाल विवाह से मुक्ति हेतु लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री के द्वारा मोतिहारी से बिहार समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। कहाँ पे शुरू किया गया है? मोतिहारी से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण रोक दिया गया था। अब इस अभियान को पुनः से जारी कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। कब से भाई? 2016 से। अभी 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ मुक्त बिहार, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार सरकार के अनुसार 2024 तक बिहार पूरी तरीके से कुष्ठ से मुक्त हो जाएगा। बिहार सरकार का ऐसा दावा है कि 2024 तक वो बिहार को पूरे तरीके से कुष्ठ से मुक्ति दिला देंगे। तो अभी एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है। वो आंकड़ा ये बोलता है ना कि जो नवंबर 2021 तक बिहार में करीब 17 लाख कुष्ठ रोगियों को ठीक किया जा चुका है, ठीक है ना। और ठीक किया जा चुका है। अब इनका लक्ष्य है कि 2024 तक बिहार को पूरी तरीके से कुष्ठ रोग से मुक्त करवा दें, ठीक है। तो देखो, अब राज्य में कुष्ठ उपचार के लिए बहुचिकित्सीय प्रणाली लागू की गई थी। अभी आखिर बिहार इससे बचेगा कैसे? तो बहुचिकित्सीय प्रणाली 96-97 में लागू की गई थी। 1996-1997 में ये प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत MDT की दवाएं मुफ्त दी जाती थी। MDT की दवाएं सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त दी जाती थी, जिसके तहत अब तक 17 लाख लोगों को कुष्ठ से बाहर निकालने में मदद मिला है। तो अगला टारगेट 2024 का रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार हासिल करेगा सोलर बिजली का कोटा। ये क्या है भाई? बिहार हासिल करेगा सोलर बिजली का कोटा। देखो, होता क्या है ना कि केंद्र सरकार ने एक कोटा बनाए रखा है, ठीक ना, कि जो लोग उस निर्धारित कोटे से कम बिजली का यूज करते हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी कोटा है वहाँ पे फिक्स है, आपको कुछ % सोलर बिजली का इस्तेमाल करना है और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल बिजली का इस्तेमाल करना है ना। मतलब कि आप पूरा
तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर बिजली का शुरुआत किया गया है। और यहाँ पे बता दिया गया है, अब एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं कि मैं आपको बता सकूँ कि वो एग्जैक्ट कितना है, कि सोलर बिजली का उपयोग हर किसी को करना है। अगर आप उस दिए गए लिमिट से अगर कम सोलर बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो केंद्र सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगाती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है। तो बिहार सरकार ने मार्च 23 तक सूबे में केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित सोलर बिजली का कोटा हासिल कर लेगी। मतलब ऐसे करने की संभावना है, जिस हिसाब से बिहार बढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बिहार ऐसा हासिल कर लेगी। और बढ़ते हैं तो कोटा पूरा होने के बाद राज्य को इसके एवज में लगने वाला जुर्माना नहीं देना होगा। मतलब कि आपको कोटा पूरा करना ही होगा। अगर जब तक आप कोटा नहीं पूरा करेंगे तब तक आपको उसके एवज में कुछ पेनल्टी लगता रहेगा। जब आप कोटा पूरा कर लेंगे आपको पेनल्टी लगना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इसके एवज में जुर्माना नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 में बिहार के लिए कुल ऊर्जा का कोटा निर्धारित किया था और लेकिन इसके विरोध में कम सोलर बिजली उपयोग करने की वजह से बिजली कंपनियों पर जुर्माना भी लगा है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खबर की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय खबर में है ऑपरेशन गंगा। आपको पता ही होगा कि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और वहाँ हमारे देश के करीब 20,000 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए, 20,000 मेडिकल स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। अब उसे रेस्क्यू कैसे किया जाए, तो उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है। तो जिसके तहत यूक्रेन में फंसे वो सारे स्टूडेंटों को निकाला जा रहा है। तो इसमें है क्या, मैं बताता हूँ। तो इसमें है कि अभी भारत सरकार ने अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर को यूक्रेन के आसपास वाले देशों में भेज दिया है, ताकि ये लोगों को, इनका काम है लोगों को रिसीव करना और यहाँ से डिपोर्ट करना, और ये भारत आएंगे और भारत में कोई और मंत्री इन्हें रिसीव करेगा। ये कंटिन्यू काम चल रहा है। तो जब हमला हो गया तो रूस का भी एयर स्पेस बंद है, यूक्रेन का भी एयर स्पेस बंद है। तो अब भारत फ्लाई कैसे करेगा। तो जो यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पोलैंड हो गए, रोमानिया हो गए, है ना, और भी कुछ देश हैं, मतलब कि उन लोगों का एयर स्पेस अभी खुला हुआ है। तो इन बच्चों को कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से यूक्रेन की सीमा पार करके इन देशों में आइए, वहाँ से आपको एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो और एक बात अभी भी और भी चल रही है कि भारत सरकार ने रूस की गवर्नमेंट से बात की है। तो रूस बोल रहा है कि वह अपने देश से भारतीय जो भी स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं निकलने के लिए एक सुरक्षित पैसेज देगा, ऐसा उनका बोलना है। देखते हैं क्या वो कहाँ तक के सही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। अब आगे है, इस समय कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो अगला कोटा में स्पोर्ट्स का जो पहला है आबा खतुआ, थोड़ा अजीब नाम है, कोई बात नहीं, ठीक है, है तो हमारा ही नाम, ठीक है। आभा तो समझ रहे हैं, खतुआ तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अभी 27 फरवरी 2022 को गोला फेंक खिलाड़ी आबा खतुआ ने पहले राष्ट्रीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भाई सबसे पहले ये किस खेल से संबंधित है, ये भाला फेंक से संबंधित है, सॉरी गोला फेंक से, ये गोला फेंक है, ये गोला फेंक के खिलाड़ी है भाई, इनका नाम है आभा खटुजा। तो इन्होंने गोला फेंका है और राष्ट्रीय ओपन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17 मीटर तक का गोला फेंक दिया है भाई। वह 17 मीटर की निशानों को पार करने वाली केवल तीसरी भारतीय महिला गोला फेंक खिलाड़ी हैं। इससे पहले हम लोग की एक महिला थी मनप्रीत कौर, जिन्होंने 16.74 मीटर का गोला फेंका था। अब उसके बाद आभा खतुआ हैं जिसने 17 मीटर का गोला फेंक दिया है भाई। और साथ में एशियाई खेलों के लिए इसने गोला फेंकने के बाद इन्होंने एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई चानू भाई, अब इनको कौन नहीं जानता। ये भी अब मीराबाई चानू के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ तो ये भारोत्तोलन में इन्होंने सबसे पहले ही दिन रजत पदक अपना नाम कहता है, चांदी को रजत बोलते हैं ना, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था, रजत पदक अपने नाम किया था ये पहले ही दिन, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं ना। तो भारत की स्टार महिला वेट लिफ्टर और टोक्यो ओलंपिक
की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अभी मीराबाई चानू ने सिंगापुर में भारोत्तोलन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है और इस जीत के साथ ही अब वो बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के 55 किलो भार वर्ग में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मतलब कि अब वो कॉमनवेल्थ में भी खेलेंगे, जो 22 में होने वाला, अब वहाँ पर ये खेलने वाली है, ठीक है। अब ये केवल अकेले क्वालिफाई करने वाली नहीं है, इसके अलावा 3 और हमारे भारतीय भारोत्तोलक है जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है। पहला है संकेत सागर 55 किलोग्राम से इन्होंने भी क्वालिफाई किया है। फिर दूसरा है ऋषिकांत सिंह, इन्होंने भी 55 किलोग्राम में क्वालिफाई किया है। फिर इसके बाद अगला है विधा रानी देवी, इन्होंने 59 किलोग्राम के लिए क्वालिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं। सादिया तारिक, ये क्या है भाई? ये सादिया तारिक आजकल बहुत चर्चा में है। ये बेसिकली प्रॉपर कश्मीर से आती हैं, तो इसलिए थोड़ा इनका चर्चा बना हुआ है। देखते हैं ये क्या है। तो कश्मीर में गोल्डन गर्ल से नाम से मशहूर हैं सादिया तारिक ने मॉस्को में चल रहे वुशु स्टार चैंपियनशिप जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। ये कौन से खेल से संबंधित है भाई? ये है वुशु से। किससे? वुशु भी एक तरह का खेल है। ये उससे संबंधित है और वहाँ पे मॉस्को में एक गेम चल रहा है, इन्होंने वहाँ पे स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो श्रीनगर के रहने वाली सादिया ने जूनियर वर्ग के फाइनल में एक स्थानीय खिलाड़ी को हरा करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। सादिया ने हाल ही में जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्लोस अल्कराज के बारे में जानते हैं। तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज गॉफिया ने रियो ओलंपिक में अर्जेंटीना के डिएगो शॉटमैन को हरा करके पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही मैं बता दूं, ये टेनिस है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसके साथ ही अल्कराज गार्फिया सबसे कम उम्र के ATP 500 मतलब कि ATP 500 की सूची में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक खबर में अभी याद आ रहा है, तो आपको अभी पता ही होगा कि अभी भारत ने श्रीलंका को T20 मैच में 3-0 से हरा दिया है ना। और तो इससे हुआ क्या है? तो इससे दो फायदा हुआ है। पहला फायदा ये हो गया है कि भारत T20 के रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंच गया है, और दूसरा भारत लगातार 12 T20 मैच जीतने वाला दूसरा देश बन गया है, ठीक है। तो इससे पहले अफगानिस्तान है पहले नंबर पे, जो कि लगातार 12 T20 मैच जीत चुका है। अब यहाँ भारत भी पहुँच गया है। मतलब भारत और अफगानिस्तान दोनों संयुक्त रूप से 12 T20 मैच जीतने वाले खिलाड़ी मतलब देश बन गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं, आगे चलते हैं भाई। देखो अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन था, मैं सोचा हूँ इससे पहले आपको एक दो बात और बता दूँ। ये इंपॉर्टेंट डे का नहीं है, ठीक ना। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 33वां स्थान मिला है, ठीक। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक ना। मतलब कि वैश्विक नवाचार केंद्र में भारत को 43वां स्थान मिला है। भारत 43वां स्थान पर आया है भाई। और एक बात और कि अभी दिल्ली ने अपना पहला ई वेस्ट इको पार्क खोलने का घोषणा किया है भाई। कौन है भाई? ई वेस्ट पार्क, ई वेस्ट पार्क खोलने का घोषणा किया गया, जो कि 20 एकड़ में फैला हुआ होगा। 1 एकड़ में फैला हुआ होगा। यहाँ पे होगा क्या? मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे जो कि खराब होने के बाद उनको यहीं पर डंप किया जाएगा और यहाँ से उसका रिसाइकलिंग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डे वाले में हम लोग आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डे में क्या क्या है? तो सबसे पहले आता है 1 मार्च, जो कि हो चुका है 1 मार्च। तो 1 मार्च को हम लोग क्या देखें? शून्य भेदभाव दिवस, मतलब कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और क्या मनाते हैं? विश्व नारी सुरक्षा दिवस, मतलब वर्ल्ड
सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं। फिर आता है 3 मार्च। 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च आता है, तो 4 मार्च को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डे। और 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाते हैं। 10 मार्च को हम लोग CIASF का राइजिंग डे के रूप में मनाते हैं कि भाई इसी दिन बना। फिर 13 मार्च को हम लोग धूम्रपान निषेध दिवस इस बार मना रहे हैं। हम लोग हर बार नहीं मनाते हैं, इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हमेशा से इसको मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है। फिर 14 मार्च आएगा। 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं। और फिर नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन मनाते हैं फॉर रिवर्स। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च आता है। 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाते हैं। फिर आएगा 16 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाएंगे, मतलब नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाएंगे। 18 मार्च को हम लोग आयुध निर्माणी दिवस मनाएंगे, मतलब कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च को हम लोग प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे। और 20 मार्च को हम लोग विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे, मतलब कि वर्ल्ड स्पाइडर डे मनाएंगे। फिर आगे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और 21 मार्च को हम लोग विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हम लोग वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे बोलते हैं। और विश्व कवि दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च को हम लोग मतलब विश्व जल दिवस मनाते हैं, मतलब वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस बोले तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। फिर 24 मार्च को हम लोग मनाने वाले हैं विश्व क्षय रोग दिवस, मतलब वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाएंगे। फिर 27 मार्च को हम लोग विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं। फिलहाल इतना ही है। अगर इस बीच में और कोई भी नया इवेंट अगर ऐड होगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। चलिए ठीक है भाई लोग, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, अब आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ पर आइए, कमेंट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और कुछ अपने सुझाव दीजिए ताकि हम इसमें और बढ़िया कर सकें। चलिए ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में फिर से एक साथ फिर से मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।